मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, हमेशा ये कहता हूँ, राइट? जब भी आप सेशन अटेंड करें एक खुले मन से, अच्छे विचारों के साथ, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के, तभी आप चीजें सीख पाएंगे। अपने मन में, दिल में अननेसेसरी विचार नहीं रखने। वो कहते हैं ना, मेंटल डायरिया नहीं होना चाहिए हमें। हम फिजिकल डायरिया बर्दाश्त नहीं करते हैं, सो मेंटली भी अपने इमोशंस को, विचारों को कंट्रोल रखना है। भावनात्मक रूप से भी आपको सही रहना जरूरी है, तभी आप नई चीजें सीख पाएंगे। चलिए, आज के सेशन का आगाज करते हैं। कागज कलम अपने हाथ में रखिएगा, वो जरूरी है, वो आपके जीवन भर के साथी हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ हम देखते हैं एक फीमेल की जिंदगी में, लाइफ स्पैन में, राइट? क्या क्या स्टेजेस आते हैं, इधर देखिए। एक बच्चा पैदा हुआ जी, नियोनेट कहते हैं ना। न्यूबॉर्न बेबी को क्या कहते हैं जी? नियोनेट। लेट मी राइट हियर, न्यूबॉर्न बेबी इज नियोनेट, 0 to 1 month। आपको पता है जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नियोनेटोलॉजिस्ट। ओके, देन फिर बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो हम उसे कहते हैं जी ये इन्फेंट है। 1 महीने से 1 साल तक इन्फेंट बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलेंगे जी? चाइल्ड, है ना। उसके बाद एडोलेसेंट, टीनेज आ जाती है। बड़ा ही मुश्किल समय, बड़ा ही रोचक और इंटरेस्टिंग समय भी है जिंदगी का। आप में से बहुत से बच्चे इस अवस्था से गुजर रहे होंगे। टीन एजेस हम कहते थे ना, 13, 14, 15, जहां भी टीन वर्ड लग जाता है, दैट इज व्हाट इज टीन एज। एक अलग ही तरह से आप इस दुनिया को देखने लगते हैं। सो भी चाइल्ड के बाद एडोलेसेंट हो गया, उसके बाद एडल्ट हो गया, देन ओल्ड एज, एंड फाइनली जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु को भी प्राप्त होगा। हम यहाँ पे फोकस क्या करने जा रहे हैं? टीनेज में हार्मोनल चेंजेस जो शरीर में हो रहे हैं, वो आप में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कई तरह के बदलाव लाते हैं। दुनिया को आप एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। देखिए, इस तस्वीर के माध्यम से क्या दिखाया गया आपको? रिबेलियस टीनेज। आप भी हैं क्या ऐसे? आप में से कुछ लड़कियां, कुछ गर्ल्स ऐसी हैं क्या? नो डाउट बॉयज भी रिबेलियस होते हैं, बिकॉज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जिक्र कर रहे हैं, तो इसलिए हमने आपको ये तस्वीर दिखाई है। देखिए, आप भी सोचते होंगे बड़ी अजीब बात है, जब आप छोटे होते हैं, जब बचपन था, तो खिलौनों के साथ खेलना, सॉफ्ट टॉयज, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, माता पिता के करीब रहना पसंद था, है ना। जनरली हमने देखा है दैट डॉटर्स दे आर मोर क्लोज टू देयर फादर एंड सन्स आर मोर क्लोज टू मदर। एक देखा ना, एक जनरल सामने ऑब्जर्व करा है ना। ना अचानक ही कुछ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि अब हमें अपना एक थोड़ा सा अलग रहना है, हमारा अलग रूम होना चाहिए। आपकी चॉइसेस बदलने लगती हैं, जो चीजें बचपन में पसंद थी अब वो पसंद नहीं है। माता पिता के साथ विचारों का तालमेल अब नहीं बैठता, है ना। आपको लगता है अजीब सी बंदिशें आप पे लगाई जा रही हैं, इससे बात मत करो, उससे मत मिलो, इतने टाइम से फोन पे क्यों बात कर रही हो, कहाँ गई थी, इतना टाइम लग गया, स्कूल से इतनी जल्दी तुम्हें पहुंचना चाहिए था, लेट क्यों हो गई, वगैरह वगैरह। आज तुमने स्कूल से छुट्टी क्यों करी, आज छुट्टी क्यों नहीं करी, है ना। लॉट मेनी थिंग्स। सो कहीं ना कहीं हमारा माता पिता के साथ जो है विचारों को लेकर के तकरार होने लगती है इस पर्टिकुलर टीन एज में, है ना। गर्ल्स के केस में कई किचन रिलेटेड इश्यूज को लेकर के हो जाती है बातें, ये सब क्यों हो जाता है ऐसा? हम रिबेलस क्यों होने लगते हैं? जिन माता पिता के बिना हम एक पल भी नहीं रह पाते बचपन में, अचानक ऐसा कुछ हो जाता है कि हमें बाहर की दुनिया ज्यादा अच्छी लगने लगती है। जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड सर्कल हैं, हमें लगता है कि वो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। फोन पे उनसे बात करना, व्हाट्सएप पे बात करना, या अलग अलग जो भी सोशल मीडिया है उसके जरिए उनके साथ संपर्क में रहना, एक वर्चुअल वर्ल्ड सा बन जाता है हमारा। और वही माता पिता जिनके बिना बचपन में एक पल भी हम नहीं रह पाते थे, अब हमारे विचार उनसे नहीं मिलते, हम रिबेलस हो जाते हैं। घबराइए नहीं, ऐसा केवल आप ही के साथ नहीं हुआ। इट्स नेचुरल, इट्स नॉर्मल। हम में से हर इंसान उम्र के इस दौर से गुजरता है, राइट। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, सेक्सुअल मैच्योरिटी। कहते हैं ना, योर इंटेलिजेंस इज हाईजैक्ड बाय योर हॉर्मोन्स।
शरीर में होने वाले ये बदलाव जो हैं, हार्मोन्स जो हैं, ये आपकी इंटेलिजेंस को हाईजैक कर लेते हैं और दुनिया को आप एक अलग ही नजरिए से देखने लगते हैं। अगर हम फीमेल सिस्टम की बात करें, एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो वही है, सेम है भाई जैसा मेल में है, एक्सेप्ट अगर हम गोनाड्स की बात करें तो मेल में गोनाड्स टेस्टिस है, फीमेल में गोनाड्स ओवरीज है। चलिए जी, जिक्र करते हैं इस पिट्यूटरी ग्लैंड का जो कि आपके ब्रेन में प्रेजेंट है, विच इज कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी कहती है कि भाई अब मैं लार्ज अमाउंट में एफएसएच एलएच बनाऊंगी। ये पहले भी बनते हैं, छोटे बच्चे में भी एफएसएच एलएच होगा, मात्रा बहुत कम होगी। प्यूबर्टी टाइम पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर सफिशिएंटली डेवलप्ड इनफ टू सिक्रीट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हार्मोन्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरीज पर एक्ट करा। हार्मोन्स तो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ही एक्ट करते हैं, आप जानते हैं। हार्मोन्स जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाती हैं, वो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन्स, ओवरी पे एक्ट करा और ओवरी में फीमेल सेक्स हार्मोन्स ईस्ट्रोजन्स बनने लगे ज्यादा मात्रा में। ईस्ट्रोजन एड्रीनल ग्लैंड भी बनाती है, ईस्ट्रोजन स्टेरॉयड है। सो प्यूबर्टी टाइम पे बेसिकली हार्मोन्स का लेवल अप हुआ है, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस हुआ है कि अब वो अपना असर दिखाने लगेंगे। ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। मेल में हमने कहा था एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एंड कैरेक्टर्स। ऐसे ही जो ईस्ट्रोजन्स है, इट्स अ कैटेगरी ऑफ हार्मोन्स। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन नहीं है, ईस्ट्रोजन में आएगा ईस्ट्रोन, ईस्ट्रायोल, ईस्ट्राडायोल। शैल आई राइट इट फॉर यू? लिख लो भाई। जब हम कहते हैं ईस्ट्रोजन्स, ओ से भी स्पेलिंग शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Estrogens is a category. It includes estrone, estriol, estradiol. Estrone, estriol, estradiol. 17 बीटा एस्ट्रायोल, estradiol. So ये याद रखिए, इसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने एंड्रोजन्स में बताया था ना, टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेनिडायोन। तो फीमेल में ऐसे ही ईस्ट्रोजन्स है। ईस्ट्रोजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एज वेल एज कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या हो गए? फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, वेजाइना, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे अभी देखते हैं। फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स क्या होंगे? फीमेल में जो वॉइस है हाई पिच है, हमने पढ़ा था भाई प्यूबर्टी टाइम पे ये जो लैरिंग्स है, जहां पे हमारी वोकल कॉर्ड्स हैं, vocal cords are thicker and longer in males because of testosterone. So males have low pitch voice or deep voice, हम कहते हैं ना भारी आवाज। फीमेल्स में उल्टा, vocal cords are shorter, they are thinner, so they have high pitch voice. शरीर पे बाल आते हैं, मेल्स में भी हैं, फीमेल में भी हैं। कंपैरेटिवली फीमेल में लेस है। एक्सिलरी हेयर भी होंगे आर्मपिट रीजन में, एंड प्यूबिक रीजन में प्यूबिक हेयर होते हैं। देयर इज डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। Vulva develops, the female external genitalia, pubic hair grows, body shapes round. Overall body contours जो हैं मेल और फीमेल में डिफर हैं. There is difference in the distribution of body fats. Males में there is broader chest, broader shoulders, female के केस में broader pelvis. तो ये anatomical differences. चलिए स्ट्रक्चर बाहर से देखने में जो है, ओके आगे बढ़े जी। डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में दिया है ये टॉपिक, क्वेश्चंस यहां से फ्रेम होते ना। मैमरी ग्लैंड्स का डिटेल स्ट्रक्चर हम देखेंगे। फंक्शन क्या है जी? लैक्टेशन, है ना। See, I told you that the role of female in reproduction is much more as compared to a male. Male का overall role है reproduction में just to deliver his gametes to the female partner. Sexual intercourse के time पे male will deposit the semen in the vagina of the female, and then his role in reproduction is over. Female is going to spend so much of energy in that process, reproductive process. That's why females are very choosy in selecting their partners, because she knows that if she becomes pregnant as a result of that sexual intercourse, she is going to invest or spend too much in this process. Energy investment बहुत ज्यादा है, उससे बहुत समझदारी रखनी होगी इस चीज में।
She is the site of fertilization. She is the site for implantation. She is the site for fetal development. बच्चे के जन्म के बाद उस न्यूबॉर्न हेल्पलेस बेबी को उसे अपने ही मिल्क पे फीड भी कराना है, राइट? आप जानते हैं ह्यूमन बेबी इज वेरी हेल्पलेस व्हेन अ बेबी इज बोर्न। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है। अगर हम इस चीज को कंपेयर करें बाकी जानवरों के साथ और मैमल्स के साथ, अगर आपने गाय भैंस का बछड़ा जो है, काफ जिसे हम कहते हैं, वो देखा हो, पैदा होने के कुछ समय बाद ही वो अपनी टांगों पे खड़ा होकर के चलने भी लगता है। इंसानों में ऐसा क्यों नहीं हो पाता? हम तो कहते हैं दैट ह्यूमंस आर एट द टॉप मोस्ट ऑफ द इवोल्यूशनरी ट्री। सबसे ज्यादा डेवलप्ड ब्रेन है हमारा, है ना? तो फिर हमारा बेबी, ह्यूमन बेबी, इतना हेल्पलेस क्यों है पैदा होते समय? इस चीज का भी जवाब दूंगा आपको जब मैं आपको ह्यूमन प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ाऊंगा। नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। चलिए, सो मेमोरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और लैक्टेशन की प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे। ईच ब्रेस्ट is hemispheric projection of variable size anterior to the pectoralis major muscle. Pectoralis major muscle यहाँ chest region में है. So each breast is a kind of a hemispherical projection of variable size. Puberty के टाइम पे ग्रोथ होना शुरू होता है मेमोरी ग्लैंड्स का, राइट? मिल्क प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ मिल्क जो है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। बहुत सारे हार्मोन्स का रोल है इसमें। ईस्ट्रोजन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ द मेमोरी टिश्यू, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन चाहिए फॉर प्राइमिंग ऑफ द मेमोरी टिश्यू, थायरॉक्सिन भी चाहिए, इंसुलिन भी चाहिए। सभी हार्मोन सही मात्रा में होने चाहिए, सही समय पे होने चाहिए। प्रोलैक्टिन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ऑक्सीटोसिन इज रिक्वायर्ड फॉर रिलीज ऑफ मिल्क। ठीक है, सो बहुत सारे हार्मोन्स का रोल है इसमें, करेंगे डिस्कस आज के इस सेशन। So here you can see the pectoralis major muscle and you can see that it's a hemispherical projection. ये रिब्स का कट व्यू दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ना, ये वाली चीज, ये रिब्स है। जब आप सेक्शन काटेंगे तो कटी हुई रिब्स दिख रही हैं साइड्स। मेमोरी ग्लैंड्स दे आर अंडर डेवलप्ड अंटिल प्यूबर्टी। सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम पे, यानी जब बच्चों में प्यूबर्टी हो रही है, मैंने आपको कहा था ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है, इट कॉजेज द ग्रोथ ऑफ द मेमोरी टिश्यू, राइट? ईस्ट्रोजन मेमोरी टिश्यू के ग्रोथ के लिए है। प्रोजेस्टेरॉन भी चाहिए, ईस्ट्रोजन स्टेरॉयड है, प्रोजेस्टेरॉन भी स्टेरॉयड। These develop due to estrogen and progesterone hormone. दोनों हार्मोन्स ही स्टेरॉइड्स हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स किससे बनते हैं? प्रिकर्सर कौन है स्टेरॉइड्स के लिए? कोलेस्टेरॉल। याद रखना है, बार बार बताता हूं। ईस्ट्रोजन स्टिमुलेशन of duct growth. Estrogen hormone is going to cause the stimulation of the growth of the ducts. Progesterone जो है, it stimulates formation of the secretory alveoli. Alveoli हमने lungs में भी पढ़े थे, है ना? यहाँ भी memory alveoli होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन एक और काम करता है। प्रोजेस्टेरॉन causes priming of the memory tissue. What is the meaning of priming? Let me tell you. Progesterone causes priming of memory tissue. इस बात का मतलब समझते हैं। देखिए, मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क का प्रोड्यूस होना, रिलीज होना एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। हम जानेंगे इसमें प्रोलैक्टिन का रोल क्या है, ऑक्सीटोसिन का रोल क्या है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सही मात्रा में सही समय पे होगा, तभी प्रोलैक्टिन अपना असर दिखा पाएगा। Progesterone causes priming of memory tissue, means it stimulates formation of receptors for prolactin. Prolactin हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन के लिए, उसके रिसेप्टर्स बनवाने में रोल है प्रोजेस्टेरॉन का। ठीक है, तो अब आप प्राइमिंग का मतलब समझे। इट स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्टर्स फॉर प्रोलैक्टिन। हर हार्मोन को अपने टारगेट टिश्यू पे असर दिखाने के लिए रिसेप्टर्स चाहिए ना, ये काम करता है प्रोजेस्टेरॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर देखें डिटेल में। Each breast has one pigmented projection that is called nipple. So anteriorly एक pigmented projection है, that is nipple. It has series of closely spaced opening of ducts. अभी हम देखेंगे कि इसी निपल में आकर के बहुत सारी छोटी छोटी डक्ट्स जो है वो खुल रही हैं। डक्ट्स आर कॉल्ड लैक्टिफेरस डक्ट्स। नया टर्म सुनने को मिला,
नोट कर लीजिए, लिखिए, एक बार लिखेंगे, दो बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। सो हमने क्या कहा है कि भाई अगर हम साइड व्यू से ऐसे देखें, सपोज दिस इज द निपल रीजन, है ना, ऐसे दिखा देते हैं। सो इसमें आकर के छोटी छोटी डक्ट्स जो है वो खुल रही हैं, एंड व्हाट आर दोस डक्ट्स कॉल्ड? द डक्ट्स आर कॉल्ड, शैल आई राइट हियर, lactiferous ducts. Okay, and this projection is nipple. निपल के आसपास का जो एरिया है एरियोला कहलाता है। देखते हैं जी, द सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया ऑफ स्किन सराउंडिंग द निपल इज कॉल्ड एरियोला। ये वाली इतनी चीज जो है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं जी अलग कलर से। ये सर्कुलर है, पिगमेंटेड एरिया है, डार्कर है, इसे एरियोला कहते हैं। थोड़ा रफ अपीयर होता है ये। व्हाई इट अपीयर्स रफ? बिकॉज इट हैज many modified sebaceous glands. एरियोला रीजन में वो जो डार्क सर्कुलर रीजन है वो रफ अपीयर होता है बिकॉज वहां पे बहुत सारी सेबेशियस ग्लैंड्स या ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट। याद रहेगा इतना? चलिए आगे बढ़े। इंटरनली अगर हम स्ट्रक्चर देखें मैमरी ग्लैंड का, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें, सो योर हेडिंग इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट। Strands of connective tissue called suspensory ligaments of the breast, Cooper's ligaments भी कहते हैं, they support the breast. ब्रेस्ट हैवी टिश्यू है, यहाँ पे फैटी टिश्यू भी है, एडिपोज टिश्यू। इसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के लिए, एक प्रॉपर शेप में बना के रखने के लिए देयर आर लिगामेंट्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। याद कीजिए आई के स्ट्रक्चर में ये वर्ड भी पढ़ा था, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, जो लेंस को होल्ड करके रखते हैं ना। यहां भी एक तरह के सस्पेंसरी लिगामेंट्स है जिन्हें कूपर्स लिगामेंट्स कहा जाता है, दैट आर सपोर्टिंग द ब्रेस्ट। These ligaments become looser with age. बढ़ती उम्र के साथ ये ligaments कमजोर पड़ जाती हैं, लूज हो जाती हैं, या फिर एक्सेसिव स्ट्रेन हो दैट कैन अकर इन लॉन्ग टर्म जॉगिंग, हाई इंपैक्ट एरोबिक्स। अगर बहुत ज्यादा जंपिंग हो रहा है एंड प्रॉपर स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं है ब्रेस्ट को, सो ये लिगामेंट्स जो है ये लूज हो जाएंगे। बढ़ती उम्र के साथ तो ऐसा होता ही है। चलिए आगे बढ़े। सी ये डायग्राम देखिए गौर से, क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या समझना है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जिक्र किया था पेक्टोरलिस मेजर मसल का। यू कैन सी पेक्टोरलिस मेजर मसल जो है। अब आपको येलो येलो चीज दिख रही है यहाँ पे, वो सब फैट, येलोश थिंग जो दिख रही है दैट इज फैट, पेक्टोरल फैट पैड। देन आई टोल्ड यू अबाउट सस्पेंसरी लिगामेंट्स। अब आप देखेंगे ये व्हाइट से कलर का जो हमने ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर दिखाया है, दोज आर द सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और चीजें देखते हैं। दिस एंटीरियर प्रोजेक्शन इज निपल। निपल के आसपास का डार्क पिगमेंटेड एरिया एरियोला। ये लेक्टिफेरस साइनस है, बोला था ना, निपल रीजन में आके लेक्टिफेरस डक्ट्स ओपन हो रही हैं, सो लेक्टिफेरस साइनस। एंड पीछे वो जो ग्रेप लाइक क्लस्टर्स हमें दिख रहे हैं, दोज ग्रेप लाइक क्लस्टर्स आर लोब्यूल्स ऑफ द टू लोब्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड में लोब है, लोब के अंदर लोब्यूल है, तो वो लोब्यूल्स नजर आ रहे हैं आपको। वो लोब्यूल्स आगे आके खुल रहे हैं लेक्टिफेरस डक्ट में। लेक्टिफेरस डक्ट के आगे बनता है एक स्वोलन पार्ट, लेक्टिफेरस साइनस, जो कि ओपन हो रहा है निपल रीजन। इतना समझ आया? पेक्टोरल मसल दिखाया मैंने, फैटी टिश्यू दिखाया है यहाँ पे येलो कलर का, ऊपर लिगामेंट्स दिख रहे हैं आपको, राइट, मेमोरी लोब्स दिख रहे हैं, उसमें लोब्यूल्स दिख रहे हैं, लेक्टिफेरस डक्ट दिखा है आपको, लेक्टिफेरस साइनस, निपल, एरियोला। क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें। ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। लेबलिंग में एरियोला, निपल रीजन, लेक्टिफेरस डक्ट, ये फैट है, एडिपोज टिश्यू, रिब्स का कट व्यू दिख रहा है, मसल्स बिटवीन द रिब्स, पेक्टोरलिस मेजर मसल। ये सारी लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। ऐसा भी होता है कि कोई डायग्राम दे दिया आपको नीट के एग्जाम में,
और कुछ चीजों को एक्स वाई जेड या ए बी सी लिख दिया, आपको वो एग्जैक्ट मार्किंग, वो लेबलिंग पता होनी चाहिए कि ये स्ट्रक्चर क्या है जो लेबल्ड है। ये वाली जो चीजें लिखी है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? This is a mammary lobe. Then you can see mammary alveolus, mammary duct, ampulla. We will discuss all these things in detail. Now, my aim of showing you this diagram is ये NCERT का diagram है, इसकी labeling important है, okay जी? चलो, अब हमें क्या-क्या जानना है यहाँ पे? Within each breast there is a mammary gland. Breast के अंदर mammary gland है. Mammary glands जो हैं, they are modified sudoriferous or the sweat glands. This is important. Modified sweat gland है mammary gland. So within each breast there is a modified sweat gland, sudoriferous gland. Modify हो चुका है और उसने mammary gland बनाया. Gland के अंदर lobes हैं. Each mammary gland has 15 to 20 mammary lobes या compartments कह दीजिए, which are separated by adipose tissue. Clusters of milk secreting structures called alveoli are embedded in the fibrous connective tissue. Diagram देखिए गौर से, right? इसमें भी आपको दिख पा रहा है, येलो कलर वाली चीज जो आप देख रहे हैं, that's all fatty tissue. Then each gland is having 15 to 20 mammary lobes. ये है जी alveoli का structure. अभी आगे डिटेल में भी देखें alveoli का structure. नेक्स्ट बढ़ते हैं जी आगे. मेमरी ग्लैंड में ग्लैंड्यूलर टिश्यू तो है ही है, फैटी टिश्यू भी है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी. फाइब्रस टिश्यू जो है उसका काम है, इट इज सपोर्टिंग द alveoli and the ducts, राइट? ग्लैंड्यूलर टिश्यू क्या करता है उसको डिटेल में डिस्कस करना है. फैटी टिश्यू जो है, इट इज कवरिंग द सरफेस ऑफ द मेमरी ग्लैंड. एडिपोज टिश्यू ओवरऑल शेप भी दे रहा है मेमरी ग्लैंड को, एंड इट इज कवरिंग द मेमरी ग्लैंड्स. लेट्स टॉक अबाउट दीज मिल्क प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स. अल्टीमेटली जो मिल्क बनना है वो किस में बनना है? पहले आपने देखा लोब है, लोब के पास लोब्यूल्स हैं, लोब्यूल्स के अंदर एल्वियोलाई है. ये वाला स्ट्रक्चर जो है एल्वियोलाई. Each alveoli opens into mammary tubules. So these are mammary tubules. मान लो ये मैंने ऐसे बनाया है जी alveoli. Alveoli is opening into mammary tubule. So these are mammary tubules. ये grape-like cluster जो दिख रहे हैं ये alveoli है, right? alveoli के cells भी होंगे, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मिल्क कैसे प्रोड्यूस हो रहा है और कहाँ से कहाँ प्रोड्यूस होके किधर जा रहा है, वो पूरा पाथवे भी समझेंगे. So gland has lobes, lobes have lobules, lobules में हैं alveoli. Each alveoli opens into mammary tubules. The tubules of each lobe join to form a mammary duct. So mammary tubules जो हैं इन्होंने join करके बनाया है mammary duct, right? इतनी चीज हमने कह दी, ये है लोब. ये वाली चीज क्या थी जी? alveoli. alveoli से जो आगे निकल रही है that is mammary tubule. Let me write here mammary tubule. So alveoli, then mammary tubule. mammary tubules join करी, एक और duct बनी, that is mammary duct. इस व्यू में देखें, इधर mammary duct दिख गया आपको क्लियरली? ये रहा जी mammary duct. See here, this is what is the mammary duct. उससे पहले क्या थी उन लोब्यूल्स के अंदर? मेमरी ट्यूब्यूल. लोब्यूल कंटेनिंग दी एल्वियोलाई, जहां पे मिल्क प्रोड्यूस होगा. याद रखना ये चीज. लोब, लोब में लोब्यूल, लोब्यूल में एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से मेमरी ट्यूब्यूल, मेमरी ट्यूब्यूल से मेमरी डक्ट बनता है. बहुत सारे मेमरी डक्ट ज्वाइन करके एक वाइडर मेमरी एम्पुला बनाएंगे, which is connected to lactiferous duct through which the milk is sucked out. Mammary tubule, then mammary duct. फिर क्या है जी? Several mammary ducts, they are joining and they are forming a wider mammary ampulla which is connected to lactiferous ducts. Diagram में देखिए. मेमरी ट्यूब्यूल्स, फिर बने मेमरी डक्ट्स. मेमरी डक्ट्स के बाद बना जी मेमरी एम्पुला,
फिर बन गई लैक्टिफेरस डक्ट। पाथवे याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। एल्वियोलाई से कहां गया? मेमोरी टिब्यूल में, टिब्यूल से मेमोरी डक्ट में, फिर मेमोरी एम्पुला, फिर लैक्टिफेरस डक्ट। क्लियर है जी? सो इन दिस डायग्राम वी हैव शोन दिस लार्जर डक्ट कॉल्ड द लैक्टिफेरस डक्ट। अब आप निपल वाला स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। मैंने कहा था ना, लैक्टिफेरस डक्ट, फिर लैक्टिफेरस साइनस, एंड देन इट ओपन्स थ्रू दी निपल, जहां से मिल्क जो है सक हो। क्लियर है इतना? फंक्शंस: lactation, milk production, milk secretion. Lactation क्या है? As I told you, it's a complex phenomena. Production of milk, release of milk, milk remains stored in the mammary gland. कौन कौन से हार्मोन्स इसमें चाहिए? मैंने बताया भाई, ईस्ट्रोजन चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन चाहिए, प्रोलैक्टिन चाहिए, ऑक्सीटोसिन चाहिए, थायरॉक्सिन की सही मात्रा, इंसुलिन, बहुत सारे हार्मोन्स चाहिए होते हैं फॉर द प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन भी है। व्हेन द बेबी इज सकलिंग ऑन द निपल्स ऑफ द मदर, वो जो मैकेनिकल स्टिमुलस निपल्स पे आ रहा है बच्चे के मिल्क सक करते टाइम, दैट मैकेनिकल स्टिमुलस इट ट्रेवल्स थ्रू द न्यूरॉन्स एंड गोज टू द हाइपोथैलेमस, राइट? उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड तक, बिकॉज हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन बनता है, याद है ना आपको? ऑक्सीटोसिन इज सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस, इट इज ट्रांसपोर्टेड टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जहां पे वो स्टोर होता है। तो ये मैकेनिकल स्टिमुलस जो है इन दोनों हार्मोन्स के रिलीज को बढ़ाता है, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, राइट? बट इवन द साइट और साउंड ऑफ अ क्राइंग बेबी, बच्चा अगर रो रहा है, माँ का इमोशनल अटैचमेंट तो है ना उसके साथ, उससे भी मिल्क का सिंथेसिस एंड रिलीज होने लग जाता है। इवन द साइट और साउंड ऑफ द क्राइंग बेबी स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ मिल्क। चलिए समझते हैं इस चीज को। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है प्रोलैक्टिन, एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से आता है ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन स्टार्ट्स विद पी। एक चीज ध्यान रखना, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, इट इज फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो फिर ऑक्सीटोसिन क्या करता है? बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों में आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीटोसिन इज फॉर रिलीज और इजेक्शन ऑफ मिल्क। ऑक्सीटोसिन इज फॉर रिलीज और द इजेक्शन ऑफ मिल्क। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी करवाता है बच्चे के जन्म के समय। Now let's understand lactation in little details. Lactation को define कैसे करेंगे? It is secretion and ejection of milk from the mammary glands. अच्छा, secretion और ejection में क्या फर्क हुआ? Secrete तो alveoli कर रहे हैं, मेमोरी alveoli पढ़े थे ना, ऐसे में राउंड स्ट्रक्चर्स ग्रेप लाइक। ओके, सो alveoli के सेल्स ने सिक्रीट करा मिल्क। ओके, उसके बाद मिल्क ने मेमोरी ग्लैंड से जब रिलीज होना है बाहर, दैट इज इजेक्शन। सो लैक्टेशन में दोनों चीजें आ गई, मिल्क का सिंथेसिस, सिक्रीशन, इजेक्शन। प्रिंसिपल हार्मोन इन प्रमोटिंग मिल्क सिंथेसिस, पी से प्रमोटिंग मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रीशन इज प्रोलैक्टिन, which is released from the anterior pituitary. अब यहां पे सिक्रीशन वर्ड किसके लिए कहा गया? ये जो एल्वियोलाई ने सिक्रीट करा है, एल्वियोलाई में ही मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, एल्वियोलाई के सेल्स मिल्क सिक्रीट कर रहे हैं। सिक्रीशन वर्ड, इजेक्शन वर्ड कंफ्यूज मत कर जाना, है ना? सो प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं, इसके लिए हार्मोन है PRL, प्रोलैक्टिन। कहां से आया? एंटीरियर पिट्यूटरी से। Even though prolactin levels increase as the pregnancy progresses, when a female is pregnant, मेमोरी ग्लैंड्स का साइज भी बड़ा होने लगता है, बिकॉज स्टेरॉइड्स का लेवल बढ़ता है, प्लेसेंटा बन जाता है ना प्रेगनेंसी में। प्लेसेंटा प्रोड्यूसेस सो मेनी स्टेरॉइड हार्मोन्स, जिसमें ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है। स्टेरॉइड हार्मोन्स के कारण मेमोरी ग्लैंड्स का ग्रोथ होता है, मेमोरी टिश्यू का साइज बड़ा हो जाता है। मिल्क का रिलीज नहीं हो पाएगा उस समय। प्रोलैक्टिन हार्मोन तब भी प्रेजेंट है, क्योंकि जब तक स्टेरॉइड्स का लेवल ज्यादा होता है ना, तब तक फिर प्रोलैक्टिन अपना असर नहीं दिखा पाता। वही बात यहां लिखी है, इवन दो प्रोलैक्टिन लेवल्स increase as the pregnancy progresses, no milk secretion occurs. Why? Because progesterone inhibits effects of prolactin. Important. जब तक फीमेल प्रेग्नेंट है, स्टेरॉइड्स का लेवल ज्यादा है,
प्रोलैक्टिन अपना काम नहीं कर पाता, मेमोरी एल्वियोलाई में मिल्क सिक्रीट नहीं हो पाता है। ठीक है, बच्चे के जन्म के बाद जब डिलीवरी हुई है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल डाउन जाता है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल तो तभी डाउन गया ना, तभी तो डिलीवरी हुई, बिकॉज यूट्रस तभी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अदरवाइज तो हम जानते हैं प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स प्रेगनेंसी, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता। ठीक है जी। सो प्रोजेस्टेरॉन लेवल डाउन जाएगा तो प्रोलैक्टिन कहेगा ठीक है, अब मैं अपना काम कर सकता हूं। आफ्टर डिलीवरी the levels of estrogen and progesterone in mother's blood decrease, प्लेसेंटा शेड हो जाएगा, स्टेरॉइड्स का लेवल डाउन आ जाता है। तो वो जो इनहिबिटरी इफेक्ट बनाया हुआ था इन स्टेरॉइड्स ने कि ये प्रोलैक्टिन को काम नहीं करने दे रहे थे, अब प्रोलैक्टिन कहेगा ठीक है स्टेरॉइड्स तुम्हारा लेवल डाउन, अब मेरा काम चालू। प्रिंसिपल स्टिमुलस इन मेंटेनिंग प्रोलैक्टिन सिक्रीशन, प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को मेंटेन करे रखने के लिए जो स्टिमुलस है, सकिंग एक्शन ऑफ द इन्फेंट, द बेबी इज फीडिंग ऑन द निपल्स ऑफ द मदर, वही मैकेनिकल स्टिमुलस जो है वो न्यूरल इनपुट में बदलता है। हाइपोथैलेमस तक भी पहुंचा, पिट्यूटरी तक भी, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन बढ़ा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बढ़ा। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है जी, प्रोलैक्टिन इज फॉर मिल्क प्रोडक्शन, ऑक्सीटोसिन इज फॉर मिल्क इजेक्शन। और बेबी जो फीड कर रहा है मेमोरी ग्लैंड्स पे, वो एक पॉजिटिव फीडबैक जा रहा है मदर के न्यूरल सिस्टम। राइट जी, चलिए आगे बढ़े। ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी एंड द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर बर्थ, ये इंपॉर्टेंट, मेमोरी ग्लैंड सिक्रीट अ क्लाउडी फ्लूइड कॉल्ड कोलोस्टरम। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, बच्चे के जन्म के बाद द फर्स्ट मिल्क व्हिच इज रिलीज्ड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स, व्हाट इज दैट कॉल्ड? इट इज कोलोस्टरम। Although it is not as nutritious as milk, but it contains less lactose and virtually no fat. लेकिन कोलेस्ट्रम जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद कोलेस्टेरॉल एंड कोलेस्ट्रम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी बिकॉज बच्चे के इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहा है, ये एंटीबॉडीज प्रोवाइड कर रहा है बच्चे को, सिक्रिटरी एंटीबॉडीज होते हैं इसमें। कोलेस्ट्रम सर्व्स एडिक्वेटली until the appearance of true milk on about the fourth day. बच्चे के जन्म के बाद जो रिलीज हो रहा है स्लाइटली येलोइश कलर का फ्लूइड, that is colostrum, it is not as nutritious as the true milk because इसमें less lactose है, virtually fat नहीं है, but important जरूर है और बच्चे के शुरुआती दिनों की जरूरत को ये पूरा करता है। Colostrum and maternal milk contains important antibodies, very important, that protect the infant during the first few months of life. और उन एंटीबॉडीज को क्या कहते हैं? These are secretory antibodies because they are secreted. एंटीबॉडीज कई तरह के हम पढ़ेंगे आगे, जो मिल्क में प्रेजेंट हैं, that is IgA. IG stands for immunoglobulin, A stands for alpha. मैं पूरा नाम लिख दूं, कौन सी एंटीबॉडी मदर्स मिल्क में प्रेजेंट है? that is immuno ग्लोब्यूलिन अल्फा। कई तरह की एंटीबॉडीज है ना, IgG, IgA, IgD, IgE, IgM, सारी एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे जब इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। राइट, क्लियर है इतना? चलो, क्या क्या बताया मैंने अभी तक? मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर आपको बताया। राइट, ब्रेस्ट के अंदर मेमोरी ग्लैंड है, जहां पे हमने पढ़ा कि एडिपोस टिश्यू भी प्रेजेंट है, कूपर्स लिगामेंट्स भी हैं। मेमोरी ग्लैंड के लोब्स हैं, लोब में लोब्यूल्स हैं, लोब्यूल्स में एल्वियोलाई हैं, एल्वियोलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल्स निकलते हैं, फिर मेमोरी डक्ट बनता है, उसके बाद लेक्टिफेरस डक्ट बनता है, लेक्टिफेरस साइनस है, निपल का स्ट्रक्चर देखा, एरियोला के बारे में जाना। मेमोरी ग्लैंड जो है इट्स मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड और द सोडोरिफिक ग्लैंड। जो एरियोला रीजन है वो डार्कली पिगमेंटेड है, रफ अपीयर होता है बिकॉज वहां पे बहुत सारे सिबेशियस या ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट। चलिए थोड़ा सा हार्मोनल कंट्रोल का जिक्र करते हैं। जैसे मैंने मेल में भी आपको बताया था ना, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अलग अलग हार्मोन्स का रोल देखा था, ऐसा ही फीमेल में भी। हाइपोथैलेमस बनाता है GnRH। फुल फॉर्म क्या है जी GnRH का?
लिखें, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRHs, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस के स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स ने बनाया। हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ी हुई है जी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? हाइपोफाइसिस। तो हाइपोथैलेमस ने कहा मैं अपना GnRH पिट्यूटरी तक भेज रहा हूं। एंटीरियर पिट्यूटरी पे ही एक्ट करेंगे, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तो हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन न्यूरॉन्स के थ्रू भेजता है। सो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसने कहा मैं GnRH के रिस्पॉन्स में FSH एंड LH सफिशिएंट मात्रा में बना रही। प्यूबर्टी टाइम पे GnRH का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, जिससे LH और FSH का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और ये ओवरीज पे एक्ट करेंगे। और हार्मोन्स किसके थ्रू ट्रेवल करते हैं? ब्लड के थ्रू। हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने बनाए। ब्लड उनके लिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह है, टारगेट टिश्यूज पे काम करेंगे। FSH का फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नाउ देखो, FSH को हमने कहा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो करेगा क्या? FSH ओवेरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा कि भाई तुम ग्रो करो। फॉलिकल्स याद है, ओवरी के कॉर्टेक्स रीजन में देयर आर न्यूमरस फॉलिकल्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, एक फाइनल मैच्योर फॉलिकल भी होता है जिसमें ओवुलेशन होता है, ग्राफियन फॉलिकल। सो FSH जो है वो ओवरीज पे एक्ट कर रहा है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। ओवरीज ने बनाया है जी अपना हार्मोन ईस्ट्रोजन, और ईस्ट्रोजन ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू फिर वापस हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी दोनों पे अपना एक फीडबैक इफेक्ट डालता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स का आपस में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह का फीडबैक इफेक्ट होता है। ठीक है जी। नाउ ओवरी में प्रोजेस्टेरॉन भी बनता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी तो बन रहा है, है ना? डेवलपिंग फॉलिकल के सेल्स बना रहे हैं। और जब ग्राफियन फॉलिकल में ओवुलेशन हो जाता है, जो ओवुलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल के बचे खुचे सेल्स होते हैं, they form a temporary endocrine gland which is called corpus luteum or yellow body, slightly yellowish in color because of lutein protein and carotene pigment. Corpus luteum produces large amount of progesterone. It also produces estrogen, small amount of estrogen, but it produces large amount of progesterone. प्रोजेस्टेरोन का जो है नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट है LH के साथ, हाइपोथैलेमस के साथ। जब तक प्रोजेस्टेरोन ज्यादा है LH को वो डाउन रखेगा। यही कारण होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हम स्टडी करेंगे, जब देखेंगे कि जब ओवुलेशन हो गया समवेयर इन द मिड ऑफ द साइकिल, अगर साइकिल 28 डेज का है, ओवुलेशन जब हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा है, साइकिल का ल्यूटियल फेज शुरू हो जाता है, राइट? शुरू में फॉलिकुलर फेज होता है डे 1 टू डे 14, 14th डे पे ओवुलेशन हो गया, उसके बाद साइकिल का ल्यूटियल फेज शुरू हो जाता है, क्योंकि तब कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। तो ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होता है। अब उस फेज में नए फॉलिकल्स ग्रो नहीं कर पाते ओवरी में, क्योंकि जब तक प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा है LH और FSH दोनों का ही लेवल कम रहता है, तो इसलिए नए फॉलिकल्स ग्रो नहीं कर पाते। इस चीज को हम फिर आगे समझेंगे, फिलहाल आप इतना याद रखिए, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवरीज, एक से रिलीज होने वाला हार्मोन दूसरी ग्लैंड पे एक्ट कर रहा है, वो ग्लैंड अपना हार्मोन बना रही है, वो वापस नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों तरह के फीडबैक इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इज इट क्लियर जी? राइट? अब ये स्लाइड आपको क्या दिखा रही है? यहां आप क्या देख पा रहे हैं? यू कैन सी अ पर्सन हु इज स्मोकिंग, यू कैन सी द DNA बीइंग डैमेज्ड, यू कैन सी देयर इज अ फीमेल जिसके ऊपर सनलाइट का इफेक्ट हम दिखा रहे हैं। बेसिकली ये दिखाना चाहा है आपको हमने इसके जरिए कि जो जर्मिनल सेल्स होते हैं टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनियम या ओवरीज में ओगोनियम, उनके ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का असर है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? जैसे यहाँ पे हमने सनलाइट तो दिखाया ही है, हार्मफुल रेडिएशंस हैं हमारे चारों तरफ, कई तरह के म्यूटाजेंस हैं। अगर कोई स्मोक कर रहा है, तंबाकू जो है, टोबैको जब बर्न किया जाता है, कई तरह के हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, वो फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्लोबली ऐसा देखा गया है, मेल्स में स्पर्म काउंट रिड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, जिसमें से लाइफस्टाइल एक फैक्टर है, स्मोकिंग, अल्कोहल, एनीथिंग, राइट? फर्टिलिटी को इफेक्ट कर रही है। जर्मिनल सेल्स जो है
मेल के केस में हम कहते हैं जी स्पर्मेटोगोनिया, जो कि स्पर्म बना रहे हैं, और फीमेल के केस में है oogonia, जो कि फीमेल गैमीट यानी ओवा बना रहे हैं बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड oogenesis। तो अब हम देखते हैं कि भाई ये oogenesis क्या है। जैसे मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में oogenesis। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर फीमेल गैमीट। जो मैच्योर फीमेल गैमीट है वो तो प्यूबर्टी टाइम पे बना, लेकिन उस गैमीट के बनने की जो प्रोसेस है, उसकी जो शुरुआत है, वो फीमेल बेबी के जन्म से पहले ही हो जाती है। सो oogenesis begins before puberty, मतलब during intrauterine life of the female, when the female baby is still inside the uterus of her mother। मैंने आपको बताया था कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा ये तभी डिसाइड हो जाता है कि भाई जो जाइगोट बना है वो XX है या XY है। अगर XY है जाइगोट 44 plus XY, so this is going to develop into a male baby. If it is XX, this is going to develop into a female baby। सबसे पहली डेवलपमेंटल स्टेज है क्रोमोसोमल और द जेनेटिक सेक्स, दैट इज डिटरमिन्ड राइट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हुआ या तो 44 plus XX होगा फीमेल बेबी, या फिर 44 plus XY होगा यानी मेल बेबी। तो जीनोटिपिक या क्रोमोसोमल सेक्स तो तभी डिसाइड हो गया। उसके बाद आता है गोनेडल सेक्स, ठीक है जी, कि वो जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसके गोनैड्स क्या है। द सेकंड स्टेज इन द सेक्सुअल डेवलपमेंट इज gonadal sex। So if it is a male baby, it should develop testes। Testes are formed around 7th to 8th week of pregnancy। मेल बेबी की टेस्टिस प्रेगनेंसी के 7वें से 8वें हफ्ते पे बननी शुरू हो जाते हैं, और उस समय टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल है। स्क्रोटम में वो कब माइग्रेट करते हैं ये मैंने आपको बताया था, 7वें से 8वें महीने पे माइग्रेट करते हैं, या मेल बेबी के जन्म के समय, और अगर माइग्रेट ना करें तो क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। तो भाई अगर क्रोमोसोम्स XY है तो टेस्टिस बनेंगे प्रेगनेंसी के 7वें से 8वें हफ्ते पे, और अगर क्रोमोसोम्स XX हैं तो एक्सपेक्टेड है कि इसमें ओवरीज बनने चाहिए प्रेगनेंसी के 11वें से 12वें हफ्ते, ठीक है जी। ओवरीज ऑफ द बेबी आर फॉर्म्ड अराउंड 11th to 12th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, और फिर उस समय oogenesis प्रोसेस शुरू हो जाता है। So the process of oogenesis starts before birth of the female baby, right? ये इंटरेस्टिंग बात है ना। So the ova development begins in the embryo। Oogenesis starts during embryonic stage, important, shall we write here? Ovaries of फीमेल बेबी, आप भी नोट कर लीजिएगा साथ साथ, ओवरीज ऑफ फीमेल बेबी आर फॉर्म्ड कब? These are formed around 11th to 12th week of pregnancy। तब बच्चे की ओवरीज बन जाते हैं और उसमें ओवा बनने की प्रक्रिया oogenesis शुरू हो जाती है। तभी हमने लिखा इट स्टार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज या फीटल लाइफ भी कह देते हैं। Millions of gamete mother cells formed in the each ovary by mitosis। ओवरी में उस समय प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं। जन्म से पहले जो सेल्स हैं ओवरी में, दे आर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, एमीबॉइड शेप के हैं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जिनका एक्स्ट्रागोनेडल ओरिजिन है। ओवरी के स्ट्रक्चर में वो लाइनिंग बताई थी ना, जर्मिनल एपिथेलियम, मैंने कहा था उसे जर्मिनल एपिथेलियम नहीं, उसे सरफेस एपिथेलियम कहना चाहिए, क्योंकि उस जर्मिनल एपिथेलियम से जर्मिनल सेल्स नहीं बने। जर्मिनल सेल्स का एक्स्ट्रागोनेडल ओरिजिन है, योक सैक में बन के वहां पहुंचे हैं। सो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं इनमें माइटोसिस होता रहता है और ज्यादा प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बनते हैं, और फिर इन्हीं से माइटोसिस के द्वारा oogonia बन जाते हैं, ठीक है। जन्म से पहले ही oogonia, मिलियंस ऑफ oogonia प्रेजेंट है, डिप्लॉयड है ये सभी। अभी इनमें मियोसिस नहीं हुआ है, मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। सो जन्म से पहले प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ने oogonia बना दिए। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ। जन्म के बाद आफ्टर बर्थ और oogonia नहीं बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मेल के केस में हमने पढ़ा था स्पर्मेटोगोनिया जन्म के बाद प्रेजेंट है,
टेस्टिस में एक बार जब स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हुआ तो सारी उम्र कॉन्टिन्यूड रहता है, क्योंकि मेल में स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होता रहता है और ज्यादा स्पर्मेटोगोनिया बनते रहते हैं। फीमेल में ऐसा नहीं है, जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है, डिसाइड हो जाता है कि उस फीमेल ने अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन में कितने ओवा रिलीज करने, ये हम समझेंगे। तो अभी तक आपने जाना एक फीमेल बेबी की ओवरीज प्रेगनेंसी के 11वें से 12वें हफ्ते में बन जाते हैं और उसी समय oogenesis शुरू हो जाता है। मिलियंस ऑफ प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं जिनमें माइटोसिस हुआ है, जिससे oogonia बने हैं, oogonia डिप्लॉयड। ठीक है जी। अब होगा क्या, देखिए oogonia और प्राइमरी oocyte में यहां पे अंतर क्या है समझिएगा। oogonia जो होते हैं इनमें होती है ग्रोथ, oogonia में ग्रोथ हुई और बन गए प्राइमरी oocytes। oogonia में ग्रोथ हुआ, बन गए प्राइमरी oocyte। oogonia कैसा है, डिप्लॉयड, जैसे मैंने oogonia दिखाया ऐसा डिप्लॉयड 2n। प्राइमरी oocyte में क्योंकि ग्रोथ से बना है तो चलो थोड़ा सा बड़ा दिखा, ठीक है। अब oocyte में और फॉलिकल में क्या अंतर है ये भी हम समझेंगे। oocyte के चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स की, न्यूट्रिटिव सेल्स की लेयर्स बनती जाएंगी, तब हम उसे फॉलिकल कहें। ठीक है जी, याद है ना, फॉलिकल, हेयर फॉलिकल बताया था, थायराइड में फॉलिकल है, ओवरी में फॉलिकल है। अभी हम फॉलिकल के अंदर पड़े हुए oocyte की बात कर रहे हैं। अभी इसके चारों तरफ पहले स्क्वामस सेल्स आएंगे, उसके बाद क्यूबॉइडल हो जाएंगे सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स बनेंगे, मल्टीपल लेयर्स बनेंगी, तो वो फॉलिकल की डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेज कहलाएगा। सो अभी मैं सिर्फ oocyte बता रहा हूं। जन्म से पहले oogonia थे, oogonia में ग्रोथ हुआ और प्राइमरी oocytes बन गए। सो लिखा है जी प्राइमरी oocytes जो है वो ओवरी में प्रेजेंट है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज इटसेल्फ। ओवरी में आप देख लीजिए कॉर्टेक्स रीजन, मेडुला रीजन, याद है आपको ये बाहर वाला रीजन क्या कहलाता है, ओवेरियन कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स हैज फॉलिकल्स इन न्यूमरस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। मेडुला में फॉलिकल्स नहीं है, मेडुला में ब्लड वेसल्स हैं, ये वाली जगह जहां से ब्लड वेसल्स एंटर कर रही हैं, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स, वेन बाहर निकलेगी, दैट इज हाइलम। इतना क्लियर है जी, राइट। नाउ ईच गैमेट मदर सेल इट बिगिंस टू अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब oogoनियम क्या है, सिंगुलर, एक सेल है। oogonia से बना प्राइमरी oocyte, मियोसिस की शुरुआत होती, लेकिन ये मियोसिस ना कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ये ध्यान रखिएगा। मियोसिस बिगिंस बिफोर बर्थ इन these oocytes but it is not complete। मियोसिस के अलग अलग स्टेजेस याद है आपको, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, है ना। सब स्टेजेस याद है मियोटिक प्रोफेस की, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। सो मियोसिस बिगिंस बिफोर बर्थ ड्यूरिंग द इंट्रायूट्राइन लाइफ, फीटल लाइफ, बट इट डजंट गेट कंप्लीटेड, राइट। होता क्या है मैं लिख रहा हूं यहां पे, आप भी ध्यान दीजिएगा। मियोसिस starts in प्राइमरी oocytes, बहुत सारे प्राइमरी oocytes होंगे, but gets it gets arrested at important diplotin stage of meiotic prophase 1। मियोसिस 1, मियोसिस 2 होता है ना। सो मियोसिस शुरू तो हो गई बट अरेस्ट हो जाती है, कौन सी स्टेज में, डिप्लोटिन स्टेज में। तो जितने भी oocytes प्रेजेंट हैं सबकी मियोसिस शुरू हुई और सबकी मियोसिस रुक गई, और ऐसे oocytes को हम कह देते हैं dictate oocytes। what are they called, they are called dictate oocytes। तो फीमेल बेबी की जन्म से पहले उसकी दोनों ओवरीज में oocytes में मियोसिस शुरू हो चुका है, बट वो मियोसिस अरेस्ट हो गया है डिप्लोटीन स्टेज में मियोटिक प्रोफेस के। ठीक है, देखते हैं। ड्यूरिंग देयर डिवीजन द गैमीट मदर सेल्स दे गेट अरेस्टेड एट प्रोफेस 1। मियोटिक प्रोफेस 1 की सब स्टेज बता दी मैंने, दैट इज द डिप्लोटीन स्टेज, एंड दे आर कॉल्ड एज व्हाट, डिक्टिएट oocyte। है वो प्राइमरी oocyte ही, स्पेसिफिक नाम दे दिया, उसी प्राइमरी oocyte को अब हमने कह दिया है डिक्टिएट oocyte। ठीक है,
अब जब एक फीमेल बेबी पैदा हुई, उसकी दोनों ओवरीज में जितने भी oocytes हैं, वो सभी इसी स्टेज में है, डिक्टेट स्टेज में है। उनमें दोबारा मियोसिस कब रिज्यूम होगा? When this female baby she grows up, she attains the age of puberty, एंडोक्राइन ग्लैंड सफिशिएंटली डेवलप्ड है, एलएच एफएसएच की सफिशिएंट मात्रा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होना है, एफएसएच फॉलिकल्स को कहेगा तुम ग्रो करो, फॉलिकल के अंदर पड़ा हुआ है oocyte। तब ओवुलेशन से पहले ये oocyte जो है, डिक्टेट oocyte, ये अपनी मियोसिस को रिज्यूम करता है और तब मियोसिस रिज्यूम होके आगे बढ़ती है, लेकिन फिर रुक जाती है मेटाफेज 2 स्टेज पे। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ओवरी से जो रिलीज होता है वो ओवम नहीं होता, वो सेकेंडरी oocyte होता है, वो मेटाफेज 2 स्टेज में अरेस्टेड है। बार बार ये मियोसिस क्यों रुक रही, ये जानेंगे हम अपने अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। मैंने आपको आज के सेशन में oogenesis के बारे में जितनी बेसिक बातें बताई हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है? अगले सेशन में फिर से एक रिकैप दूंगा इसका, oogenesis का, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इस प्रोसेस को और देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि oogenesis का नतीजा है कि एक oogonia जो है, उससे जो 4 डॉटर सेल्स बने, उनमें से एक ओवम है और 3 छोटे-छोटे पोलर बॉडीज हैं, पोलोसाइट्स। One cell is larger, the other 3 cells are very smaller. ऐसा क्यों करा नेचर ने? चारों सेल बराबर इक्वल क्यों नहीं बना दिए मियोसिस का नतीजा? इन सवालों के जवाब जानेंगे अगले सेशन में और याद रखिए, नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। डीपीपीस प्रैक्टिस करते रहिएगा, रिवीजन जरूर कीजिए। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर, स्टे ब्लेस्ड।